हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्री फेज लोकोमोटिव की बात करेंगे, यानी थ्री फेज लोकोमोटिव के सर्किट डायग्राम को देखेंगे और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको थ्री फेज एसी लोकोमोटिव आपको अच्छे से समझ में आए। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने लोकोमोटिव के सर्किट डायग्राम को समझाया है, तो वो वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेगा ताकि आपको ये वाला टॉपिक यानी थ्री फेज लोकोमोटिव का सर्किट अच्छे से समझ में। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ओपन करके पहले देख लीजिए। आइए इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग। थ्री फेज लोकोमोटिव के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा हुआ है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो देखिए थ्री फेज लोकोमोटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए हमने ये थ्री फेज एसी मोटर लगा है, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर हमने यूज किया है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करने से हमको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है। जैसे हमारे पास अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा है तो डीसी सीरीज मोटर की तुलना में ये हमारे पास ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, यानी ये मजबूत होगा। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस करना भी आसान होता है और हमारा जो इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी हमारा डीसी सीरीज मोटर की तुलना में बेटर होता है, अच्छा होता है। इसके अलावा जो हमको इसमें अंदर थ्री फेज एसी मोटर के अंदर एडवांटेज मिलता है वो ये है कि इसकी स्पीड बेटर होती है। अगर हम डीसी सीरीज मोटर यूज करेंगे ट्रैक्शन के अंदर तो उसकी स्पीड लगभग 2500 आरपीएम होगी, जबकि हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर इसकी स्पीड 4000 आरपीएम तक होती है। ठीक है, तो ये सब हमको एडवांटेज मिलता है। और एक हमको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कम्यूटेटर यूज नहीं किया जाता है, यानी हमारे पास इसके अंदर थ्री फेज मोटर के अंदर हमको कम्यूटेशन प्रॉब्लम हमको क्रिएट नहीं होता है, जबकि हमारा डीसी सीरीज मोटर के अंदर कम्यूटेटर यूज होता है और उसके अंदर कम्यूटेशन प्रॉब्लम होता है। और एक इसका एडवांटेज है, ये एडवांटेज है कि इसके अंदर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के साथ एक इक्विपमेंट लगाएंगे जिसको हम लोग VFD कहते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिराइव। और यह हम लोग यूज कर सकते हैं एक और डिवाइस हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज ड्राइव, यानी जिसके अंदर हम वोल्टेज को भी वैरी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करा सकते हैं और उस चेंज कराकर हम लोग मोटर को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि हमारे पास मोटर को जो स्पीड कंट्रोल होता है वो हमारा 120f/p पे डिपेंड करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कराकर हम इजिली क्या कर सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हमारा डीसी सीरीज मोटर के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। तो हमको बहुत सारा एडवांटेज मिलता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो मॉडर्न लोकोमोटिव है उसके अंदर हम लोग थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर का हम लोग उपयोग करते हैं। जबकि हमारा जो पुराना लोकोमोटिव होता था उसके अंदर हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज करते थे, लेकिन अब जो है nowadays we have to prefer थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन लोकोमोटिव। तो ये तो हम लोग थ्री फेज मोटर की बात हो गई, इंडक्शन मोटर की। अब इसके सर्किट डायग्राम को समझिए, किस तरह से ये सर्किट डायग्राम हमारा काम करेगा और ये लोकोमोटिव काम करेगा और क्या क्या इक्विपमेंट इसके अंदर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए OHS को कहा जाता है ओवरहेड लाइन, जिसके अंदर 25 kV AC सप्लाई होती है। यहाँ से हमारा पेंटोग्राफ है, यानी ये आपका करंट कलेक्शन का काम करेगा और यहां से होता हुआ हमारे पास अंदर ट्रांसफार्मर तक सप्लाई जाएगी। ये पेंटोग्राफ क्या है, करंट कलेक्टिंग डिवाइस। इसके अलावा और भी डिफरेंट हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं करंट कलेक्शन के लिए, जैसे बॉव कलेक्शन होता है और ट्रॉली कलेक्शन, ट्रॉली के माध्यम से हम लोग कलेक्शन का काम करते हैं। लेकिन पेंटोग्राफ इन सारे जो करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे ट्रॉली कलेक्टर या हमारे पास बॉव कलेक्टर, उन सब से हमारे पास क्या होता है, ये पेंटोग्राफ ज्यादा प्रीफरेबल है, क्योंकि ये हायर स्पीड पर इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होती है और हायर स्पीड पर हम क्या कर सकते हैं, करंट कलेक्शन का काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसीलिए हम लोग पेंटोग्राफ को प्रीफर करते हैं लोकोमोटिव के अंदर करंट कलेक्शन के लिए। तो 25 kV AC सप्लाई से यहाँ पर करंट कलेक्शन का काम पेंटोग्राफ से होगा और उसके बाद हम लोग इंटरनल यानी लोकोमोटिव के अंदर सप्लाई देंगे। और उसको पास सप्लाई जाने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये सर्किट ब्रेकर का दो काम है। एक तो इसका मेन काम ये है कि हमारे पास OHE सिस्टम के अंदर यदि फॉल्ट हो जाता है
यह हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमारा लोकोमोटिव के अंदर लगा हुआ कोई भी इक्विपमेंट हमारा डैमेज नहीं हो, उसके लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाए हुए होते हैं। और सर्किट ब्रेकर जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा या फॉल्ट होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा और इंटरनल सारे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम हमारा सर्किट ब्रेकर करेगा। ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर से सप्लाई हमारे पास ट्रांसफार्मर में आ जाती है। और यहाँ पर देखिए सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि सर्किट ब्रेकर के साथ आपका रिले भी लगा होगा और रिले के साथ करंट ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो यहाँ रूफ के अंदर OHE के रूफ पर यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप समझ जाइए कि ऊपर में हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर भी और उसके साथ फिर रिले लगा होगा और उसके माध्यम से ये सारा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन होगा। दूसरा सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि यदि हमारे पास हम लोग दो न्यूट्रल सेक्शन होता है, यानी हमारे पास दो अलग अलग फेज पर हमारे पास काम कर रहा है OHE सिस्टम, तो बीच में न्यूट्रल सेक्शन आता है। तो उस न्यूट्रल सेक्शन के पास भी अगर लोकोमोटिव जाता है, पास करता है, तो हम सर्किट ब्रेकर को लोको पायलट ट्रिप करा देता है, ताकि अगर हमारे पास OHE सिस्टम से टकरा जाए तो भी हमारे पास शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और हमारे पास कोई भी फॉल्ट करंट इक्विपमेंट तक नहीं आए। तो न्यूट्रल सेक्शन के अंदर सर्किट को ट्रिप करने के लिए भी हम लोग सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। अब यहां से अब सप्लाई हम मान के चलिए अंदर इंटरनल आ गई और इंटरनल हमारे पास कहां पर आती है, मेन ट्रांसफार्मर के पास। ये मेन ट्रांसफार्मर क्या है, यही आपके 25 kV AC सप्लाई को हमारा सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन कर लेता है। जितना हमारे पास लोकोमोटिव का हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज स्टेप डाउन का, उतना वोल्टेज को स्टेप डाउन करके लोकोमोटिव के अंदर सप्लाई करता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक लाइन हमने दिखाया है, एक टर्मिनल ट्रांसफार्मर का, और दूसरा प्राइमरी साइड का जो दूसरा टर्मिनल होगा ये क्या होगा, आपका एक्सेल ब्रश से लगा होगा। ठीक है, तो ऊपर में जो OHE सिस्टम होता है ये आपका समझ लिए फेज वायर की तरह काम करता है, ये पूरा फेज वायर या पॉजिटिव वायर, और दूसरा आपका न्यूट्रल वायर जो होता है या न्यूट्रल नेगेटिव टर्मिनल आप कह लीजिए, ये आपका क्या करता है, नीचे की तरफ काम करेगा। और ये वाला जो हमारे पास दूसरा सिरा है, दूसरा टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर देता है हम एक्सेल ब्रश से, और ये एक्सेल से लगा होता है और एक्सेल व्हील से लगा होता है, और व्हील आपका नीचे ट्रैक से कनेक्ट है। ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है नीचे, ये ट्रैक दिखाया गया, यानी रेल की पटरी है, और रेल की पटरी जगह जगह पर क्या होती है, ग्राउंडेड होती है, यानी आपका सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका पॉजिटिव फेज वायर और नीचे आपका न्यूट्रल मिल गया। इस तरह से ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी सर्किट कंप्लीट होती है और यहाँ पर 25 kV AC सप्लाई हमको मिल जाता है। इसके बाद 25 kV से AC सप्लाई से क्या होगा, हम लोग स्टेप डाउन कर लेंगे, और स्टेप डाउन करने के बाद वोल्टेज किसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर मेन रेक्टिफायर लगा। रेक्टिफायर का काम क्या है, आपका AC से DC के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और DC सप्लाई आपको रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या मिल जाएगी, DC सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, और ये DC सप्लाई कहाँ चली गई, DC लिंक से होता हुआ ये मेन इन्वर्टर के पास चला गया। अब DC लिंक समझिए, ये DC आपका कनेक्शन है, वायर है, और DC लिंक के अंदर आपका क्या होता है, स्मूथिंग रिएक्टर छुपा हुआ है, यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर दिखाया नहीं गया है। यानी हमारे पास जो रेक्टिफायर है इसका जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, इसके अंदर कुछ हमारे पास इम्प्यूरिटीज रहता है, यानी इसके सप्लाई में कुछ रिपल्स रहेगा, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मूथिंग रिएक्टर का यूज करते हैं, या आप इसको फिल्टर भी बोल सकते हैं, ताकि आपका जो DC है वो प्योर DC के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो प्योर DC कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्मूथिंग रिएक्टर यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद जो हमको DC मिलेगी ये प्योर DC मिलेगी, और इस प्योर DC को लेकर हम लोग मेन इन्वर्टर के पास दे देंगे। अब मेन इन्वर्टर का क्या काम है, मेन इन्वर्टर का काम है कि इस DC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ कौन सा मोटर है, ये आपका 3 फेज AC मोटर है। यानी यहां पर जो हम लोग मोटर को सप्लाई चाहिए वो 3 फेज AC सप्लाई चाहिए, इसीलिए हम लोग इन्वर्टर की सहायता से क्या करेंगे, इन्वर्टर की सहायता से हम लोग इस DC सप्लाई को हम लोग 3 फेज AC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये जो हमारे पास इन्वर्टर है ये IGBT बेस्ड होता है, यानी IGBT की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस DC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर ले जाता है, और कन्वर्ट करने के बाद हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को देंगे, और फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास रन करेगा, और लोकोमोटिव हमारे पास रन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारा जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं
ये मेन इक्विपमेंट कहलाता है, यानी आपका पेंटोग्राफ, सर्किट ब्रेकर और आपका ट्रांसफार्मर और मेन रेक्टिफायर और मेन इन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर, ये सारा आपका क्या है, मेन इक्विपमेंट इन लोकोमोटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर सारा काम हमारे पास हो गया। अब हम लोग जो इक्विपमेंट्स की बात करेंगे ये आपका ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के अंदर क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा जो 3 फेज एसी मोटर देख रहे हैं ये 2 दिखाया गया है, 2 ही नहीं रहता। इसके अलावा नंबर ऑफ हमारे पास मोटर 3 फेज मोटर लगे होंगे, तो यहाँ पर दूसरा लिंक भी दिखाएगा टू द 3 फेज एसी मोटर। यहाँ से यानी यहाँ से आपका कनेक्शन आपका 3 फेज मोटर के पास भी, यहाँ पर भी देखिए 3 फेज एसी मोटर है, यहाँ पर भी आपकी 3 फेज सप्लाई यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट हमारे पास 3 फेज मोटर होगा, सबको यहाँ से मेन इन्वर्टर से 3 फेज एसी सप्लाई मिल जाएगी। डीसी को हम 3 फेज एसी सप्लाई के अंदर आईजीबीटी की सहायता से कन्वर्ट करने के बाद मोटर को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है इसके अंदर इसको भी हम लोग को क्या, यहाँ पर देखिए आपका मोटर ब्लोअर यानी ब्लोअर लगा है और यहाँ पर मोटर इसके अंदर यूज किया जाता है। इसी तरह कॉम्प्रेशर, यहाँ पर भी मोटर यूज करते हैं हम लोग। तो इन सबको भी सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डीसी लिंक से जो हमारे पास आ रही है डीसी सप्लाई, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी इन्वर्टर। चूंकि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को सप्लाई देना है इसलिए यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज होगा इसको हम ऑक्सिलरी इन्वर्टर कह रहे हैं। और यहां से हम लोग सप्लाई लेकर क्या करेंगे, डिफरेंट इक्विपमेंट को देंगे। तो आपकी ये 3 फेज एसी सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पर भी हम लोग 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप इन्वर्टर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पर अर्नो कन्वर्टर का यूज किया जाएगा। और अर्नो कन्वर्टर किस तरह से काम करेगा, अर्नो कन्वर्टर का मतलब हम लोग वहां पर सिंगल फेज एसी सप्लाई को 3 फेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ये अर्नो कन्वर्टर किस तरह से काम कर रहा है इस पर डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो या तो आप ऑक्सिलरी इन्वर्टर की सहायता से आप 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे या आप सिंगल फेज लेकर 3 फेज सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इन इक्विपमेंट्स को दे देंगे। क्योंकि यहाँ कंप्रेसर या मोटर के अंदर, ब्लोअर के अंदर भी 3 फेज मोटर लगा हुआ होता है। तो अभी मान के चलिए हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर की सहायता से 3 फेज के अंदर कन्वर्ट कर ले रहे हैं आईजीबीटी की सहायता से, और ये आपका डिफरेंट जो इक्विपमेंट है उसको सप्लाई दे रहे हैं। तो ये कंप्रेसर यहाँ पर यूज किया जाता है। कंप्रेसर का हमारा काम क्या है, एयर को कंप्रेस करना, यानी इसके अंदर मोटर लगा हुआ होगा और मोटर क्या करेगा, एयर को इसके अंदर फील करेगा और हमारा एयर कंप्रेस होगा। इसी एयर का यूज हम लोग क्या करते हैं, इसी एयर को कंप्रेस्ड एयर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के अंदर यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, यानी यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से आर्क क्वेंचिंग का काम होता है। इसीलिए इसी कंप्रेस्ड एयर को लेकर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेंटोग्राफ आपका राइस एंड लोअर जो होता है उसके अंदर भी कंप्रेस्ड एयर का उपयोग होता है। तो जगह जगह पर हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एयर को हम लोग कंप्रेस्ड करके रखते हैं मोटर की सहायता से और फिर इसी एयर का यूज हम लोग डिफरेंट जगह पर करते हैं। इसके अलावा आपका लोको कूलिंग फैन आपका लगा हुआ है, यानी ये भी आपका बहुत सारा जो इक्विपमेंट है, यानी ये आपका मान के चलिए ट्रैक्शन मोटर है या आपका ये हमारे पास मेन ट्रांसफार्मर है। तो इन सारे जगह पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस हीट को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोको कूलिंग फैन का उपयोग किया जाता है। या हम लोग मोटर ब्लोअर के माध्यम से, ब्लोअर यानी एयर, कूल एयर यहाँ से सप्लाई लेकर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के रेडिएटर को या हमारे पास मोटर को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फैन या ब्लोअर की सहायता से क्या करते हैं, इक्विपमेंट को कूल रखने का काम करते हैं। इसके अलावा आपका क्या लगा हुआ है, ये 3 फेज आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी रेक्टिफायर को भी दिया गया है, यानी डीसी के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा और डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद बैटरी को ये सप्लाई चली जाएगी। तो यहाँ से बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा और यही बैटरी का यूज हम लोग क्या करेंगे, आपका जो इक्विपमेंट्स है या इनिशियल लाइटिंग है वो आपको प्रोवाइड होगी। उसके अलावा अलग अलग जगह पर हम लोग बहुत सारे फंक्शन के अंदर, जैसे रिले है और हमारे पास अदर फंक्शन के लिए हम लोग बैटरी की सप्लाई का यूज करते हैं। तो ये लोको मोटिव के अंदर आपका इमरजेंसी पर्पस के लिए सप्लाई देने के लिए भी बैटरी का यूज होता है। तो हम लोग इस बैटरी को चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर से सप्लाई लेकर हम क्या करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे।
तो ये क्या हो गया, सारा आपका ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हो गया, ये मेन इक्विपमेंट एंड ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट है जो डायग्राम के अंदर नहीं आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर में आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है, यानी कि आपकी 25 kV AC सप्लाई है, यहाँ पर एक्चुअल वोल्टेज कितना मिल रहा है आपको पता नहीं है, तो क्या होगा, जो लोको पायलट इसको कैसे देख पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को एक नॉन रेशियो के अंदर चेंज करके हमारा लोको पायलट को शो करेगा। यहाँ पर लोको पायलट के अंदर आपका लोको ड्राइवर के पास क्या है, एक हमारे पास वोल्ट मीटर लगा होगा जो आपके 25 kV के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट 25 kV को इसके साथ कनेक्ट करते हैं आपका वोल्ट मीटर, तो बहुत बड़ा वोल्ट मीटर बनाना होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करके यहाँ पर हम लोग छोटा वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और वास्तविक तौर से ये किस तरह से आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर काम करता है, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक चीज क्या था, एक मिनट, और हम लोग तो ये इतना ही हम लोग, अच्छा याद आए, यहाँ पर हम लोग लास्ट के अंदर टैब चेंजर की बात हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग टैब चेंजिंग डिवाइस यहाँ पर हम लोग यूज करते थे। प्रीवियस आप जाकर देखिएगा, प्रीवियस केस के अंदर तो हम लोग यहाँ पर टैब चेंजर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टैब चेंजर का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग वहां पर आप देखेंगे जो टैब चेंजर यूज हो रहा था, वहां पर हम लोग टैब चेंजर के माध्यम से वोल्टेज चेंज कर रहे थे, और वोल्टेज चेंज करने के बाद हम लोग ट्रैक्शन मोटर की जो स्पीड हो रही थी उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर टैब चेंजर का यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर IGBT बेस्ड हम लोग इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, जहां पर हम लोग VFD वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का यूज करेंगे, जिसकी सहायता से आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कराकर मोटर के ट्रैक्शन मोटर की स्पीड को चेंज करा सकते हैं। या आपका ट्रिपल VFD भी आता है, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस आता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होता है, उसकी सहायता से आप मोटर की स्पीड को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।